आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार पर इस वक्त वायरस का साया मंडरा रहा है। वायरस के कैसे खतरे से निपटने की कोशिशें चल रही हैं तो दूसरा वायरस मुंह उठा रहा है। दो तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं और जो पहली तस्वीर है कोरोना के कहर की है, जहां लापरवाही की वजह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में नए मामलों की डबलिंग हो चुकी है। गर्मी की शुरुआत के साथ मुजफ्फरपुर में जानलेवा बीमारी एईएस ने आहट देनी शुरू कर दी है। एईएस कितनी खतरनाक बीमारी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2019 में करीब 150 बच्चों की इस बीमारी ने जान ली थी। तो बिहार में वायरस का वार, एक साथ दो तस्वीरें। कोरोना का कहर है, लोगों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए अनाउंस किया जा रहा है, साथ ही जुर्माना लगाया गया है, लेकिन लोग सुधर नहीं रहे। मास्क लगाने का जो तरीका है बदल गया है, लेकिन ये पुलिस वाले को कौन समझाए, उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। दूसरी तस्वीर है एईएस की, जिसकी आहट अब सामने आ चुकी है। और चलिए बड़ी खबर की तरफ। बिहार में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। दूसरी लहर में अब तक का टूटा है रिकॉर्ड। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिहार में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में 1527 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है 5925। और दूसरी लहर का रफ्तार हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 1500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। 5925 एक्टिव मरीजों की संख्या। सबसे ज्यादा पटना में 522 नए केस सामने आए हैं। इसी तरह गया में 128, मुजफ्फरपुर में 74 कोरोना के नए केस सामने आए और भागलपुर में 78 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की। तो कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 7 दिनों में मरीजों का आंकड़ा तिगुना हो चुका है। 1 अप्रैल को 488 नए केस सामने आए थे, जबकि यही आंकड़ा 1 अप्रैल के बाद यानी कि 7 अप्रैल को 1527 तक जा पहुंचा। यानी कि आज की डेट में 1527 मामले आ चुके हैं। राजधानी पटना में हालात जो हैं बहुत ही विस्फोटक हैं और 24 घंटे में 1,15,000 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। कल बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम मुख्यमंत्री बैठेंगे। मतलब हालात बेहद चिंताजनक है और इससे सबको जागने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। जो गाइडलाइंस बताई जा रही है उसका पालन करने की जरूरत है, क्योंकि आप नहीं मानेंगे तो यह मत सोचिएगा कि कोरोना मान जाएगा। गर्मी शुरू होते ही मुजफ्फरपुर में जानलेवा बीमारी एईएस ने दस्तक दी है और अब तक की शोध में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक कुपोषण और साफ सफाई की कमी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जिस तरह से इलाके में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वो सवालों के घेरे में है। बजबजाती नालियां, हर तरफ फैली गंदगी और इस गंदगी में पल रही जिंदगी। ये तस्वीर है मुजफ्फरपुर के उस इलाके की जहां पिछले साल एईएस ने जमकर कहर बरपाया था। कुछ बीमारी नहीं पकड़ में आ रहा है, क्या कीजिए, ऐसा क्या होगा बताइए। देखते ही देखते कई मासूम जिंदगियां एईएस का शिकार हो गई थी। प्रशासनिक दावे हैं, उस दावों की हकीकत की पड़ताल में तस्वीर ये सामने आई है कि जो भी जागरूकता अभियान चलाया गया हो लेकिन उसका असर कुछ नहीं दिखता। बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं, साफ सुथरा नहीं है और उनका जो रहन सहन है उसमें कहीं कोई सुधार नहीं है। गंदगी और कुपोषण में जी रहे इन लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसे लेकर सरकार और प्रशासन सक्रिय है। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने खुद प्रभावित इलाके का दौरा किया और समाहरणालय सभागार में आसपास के 12 जिलों के डीएम को कड़े निर्देश दिए। प्रधान सचिव ने दावा किया कि प्रभावित इलाकों में एईएस से बचाव और पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए गांव-गांव में जागरूकता अभियान चल रहा है। सभी पंचायतों को पदाधिकारियों के द्वारा गोद लिया गया है और वहां पर ये लोग शनिवार को जाकर चौपाल लोगों से मिलना, ये बहुत अच्छी पहल है।
बहुत अच्छी पहल है। मुजफ्फरपुर में एक और अच्छी पहल इस बार ये कर रहे हैं कि लोगों ने टेलीफोन नंबर्स भी परिवारों के लोगों ने मंगा लिया है। स्वास्थ्य विभाग के दावों की हकीकत आपके सामने है। हर तरफ फैली गंदगी बता रही है कि लोगों को कितना जागरूक किया गया है। कुपोषण के शिकार बच्चों को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि इलाके में कुपोषण को दूर करने के लिए कितना काम हुआ है। जागरूकता फैलाने और कुपोषण दूर करने के नाम पर अधिकारियों ने ORS का एक पैकेट बांटकर बस खाना पूर्ति कर दी। एगो ग्लूकोज दिया है तो वह घरे घरे बांट दिया है, वो यहाँ से नहीं आता है। ये खून को इतना इतना पैकेट कई गो ना तो घरे कई गो कितना बच्चा है घरे घरे 5 गो 6 गो खून को दिया है। कै गो बच्चा है? 4 गो। पैकेट उकेट बटाया तो कै गो बटाया? एक खून गो। कितना पैकेट मिला? हाँ कै गो पैकेट मिला? एगो। हाँ काम चलेगा एगो में? एगो में कैसे काम चले? इतना ये बच्चा सब इतना गंदा क्यों रहता है? अब गरीब के लड़का सब बाप मतार चले गेहूँ काटे अब लड़का सब नाइते रहोगे तो फिर आखिर बीमार तो होगा कि नहीं होगा? हाँ। ये हाल उस इलाके का है जहां SKMCH है। मुजफ्फरपुर में इस बीमारी का इतिहास 25 साल पुराना है। हजारों बच्चे इसका शिकार बन चुके हैं। साल 2019 में तो करीब 150 बच्चे काल के गाल में समा गए थे। इसके बावजूद अधिकारी जन जागरूकता के नाम पर खाना पूर्ति करने में जुटे हैं। यहाँ किसी तरीके का सेफ सैनिटेशन नहीं है, कोई सफाई नहीं दिख रही है और जो कुपोषण है वो अभी बच्चों के चेहरे पर दिख रहा है। तो AES को लेकर जिस तरह के दावे प्रशासन की तरफ से किए जा रहे थे उसकी तस्वीर क्षेत्रों में नहीं दिख रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो ये जानना जरूरी है कि AES कितनी खतरनाक बीमारी है और इससे बिहार दहशत में आखिर क्यों है। तो AES का पूरा नाम है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, यानी कि AES को दिमागी बुखार भी कहा जाता है। AES खतरनाक वायरल बीमारी है और इसके हो जाने के बाद खून में शुगर और सोडियम की कमी हो जाती है। जो पीड़ित है उसे सिरदर्द, बुखार, थकान और मिर्गी जैसे लक्षण आने लगते हैं और अभी तक इसके सही कारण का पता नहीं चल पाया है। अगर समय रहते इलाज नहीं होता है तो इसमें मौत भी होती है। 2019 में AES से 150 बच्चों की जान चली गई थी। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी में 5 लोगों की हत्याकांड में पुलिस ने आज मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 6 और लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस बाकी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है उनमें से अब किसी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई नहीं होगी, जबकि बाकी फरार आरोपियों के घर कुर्की के लिए पुलिस ने कोर्ट में अपील की है और जैसे ही कोर्ट से ऑर्डर होगा फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जो भी अगतर जो हम लोग के द्वारा जो कार्रवाई है वो अभी भी निरंतर जारी रहेगा और इसमें जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य FSL के द्वारा उस जगह का सही से आकलन करना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और साथ साथ में जो भी मैनुअल इंटेलिजेंस है उसको हम लोग प्राप्त करके, और अब हमारा मुख्य एम रहेगा कि जो भी अपराध कर्मी हैं उनको हम लोग सही से चार्जशीट दाखिल करके सही समय पर सख्त से सख्त स्पीडी ट्रायल चलाते हुए सजा दिलवाएं। दरअसल 29 मार्च को मधुबनी में 5 लोगों की हत्या हो गई थी। मधुबनी कांड के बाद पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है और 5 लोगों की हत्या के बाद विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश कुमार मधुबनी कांड पर बेहद सख्त हैं। बेनीपट्टी के थाना प्रभारी को निलंबित तक कर दिया गया है और अब तक इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब सच सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मधुबनी कांड में क्या हुआ, कब कब क्या हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। आज मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये बात अब सामने आ सकती है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या थे। हालांकि पुलिस कह रही है कि यह पुराना विवाद था। अब यह देखना होगा कि जो आरोपी पकड़ा गया है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसने क्या कहा, पुलिस को क्या बताया। महात्मा गांधी सेतु का महत्व उत्तर बिहार के लोगों से ज्यादा कौन जानता होगा। अब बिहार के लोगों को डबल लाइफलाइन यानी कि न्यू महात्मा गांधी सेतु की सौगात मिलने वाली है। मतलब साफ है कि अब जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन वाले सेतु पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
न्यू महात्मा गांधी सेतु हो रहा तैयार। बस 42 महीनों का ही है इंतजार। युद्ध स्तर पर हो रहा निर्माण कार्य। पीएम मोदी ने किया था शिलान्यास। महात्मा गांधी सेतु पर जाम की समस्या से आपको बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। मैं कुछ सालों के भीतर बिहार सरकार और भारत सरकार के सौजन्य से महात्मा गांधी सेतु के समानांतर न्यू महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कार्य चल रहा है। करोड़ों की लागत से बन रहा ये पुल पटना से उत्तर बिहार और उत्तर बिहार से पटना आने वालों के लिए संजीवनी का काम करेगी। महात्मा गांधी सेतु के जाम से कोई बच नहीं पाता। ऐसे में घंटों घंटों तक जाम में फंसने वालों के लिए ये न्यू महात्मा गांधी सेतु किसी वरदान से कम नहीं। उसमें अभी निर्माण कार्य शुरू हुआ है और ये 42 महीने के अंतर्गत इसको पूर्ण होना है। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। निर्माण से पूर्व जितनी एक्टिविटी होती है भू अर्जन की, फॉरेस्ट क्लियरेंस की, एनवायरनमेंट क्लियरेंस की, वो सारी गतिविधियां पूर्ण हो गई है और एजेंसी को अपॉइंटेड डेट मिल गई है। अब उनके द्वारा फुल फ्लेज कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन वाले पुल और इसके 8 लेन पहुंच पथ का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सितंबर 2024 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। इस पुल को एसपी सिंगला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रही है। 25 मार्च को इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया, जो 42 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। 2926.42 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हो रहा है। नया पुल पुराने गांधी सेतु से 38 मीटर सेंटर टू सेंटर की दूरी पर होगा। नया पुल 6 लेन का होगा, जिसमें 3 लेन का उपयोग अप और 3 का डाउन के लिए होगा। पटना की तरफ से पहुंच पथ की कुल लंबाई 3380 मीटर होगी। दरअसल ये योजना बिहार राज्य के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज 2015 का ही हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने 21 सितंबर 2020 को ही इस पुल का शिलान्यास भी कर दिया था। अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो दिल को सुकून देने वाला है। सर, इस ब्रिज का एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस पुल का निर्माण होने का लक्ष्य 3.5 साल का रखा गया है। 3.5 साल के अंदर ये पूरा कार्य करा लिया जाएगा। साथ साथ इसके पहले हमारा महात्मा गांधी सेतु का कार्य भी चल रहा है, जो काफ़ी प्रगति पर है। और इस साल के अंत तक हम लोग का लक्ष्य है कि जनवरी के पहले इस कार्य को हम लोग डबल लेन को पूरा करा लें। प्रधानमंत्री जी के विशेष पैकेज की एक परियोजना है, जिसका करीब 1800 करोड़ रुपए का सिविल कॉस्ट का कंस्ट्रक्शन का निविदा हुआ है। भू अर्जन में भी पैसा लगा है और बाकी कंपोनेंट में भी पैसा लगा है। परियोजना की पूर्णता की जो इनविसेज्ड अवधि है वो 42 महीने है। बिहार सरकार भी मानती है कि जिस तरीके से हमेशा समस्या रही है, जाम की समस्या रही है महात्मा गांधी सेतु की, तो उस जाम की समस्या से हमेशा के लिए बिहार और उत्तर बिहार, खासकर उत्तर बिहार के लोगों को निजात मिल जाएगी और ये तस्वीरें बेहद सुकून देने वाली है। खबर को समझिए कि गांधी सेतु के समानांतर पुल बन जाने से फायदा क्या होगा। तो बिहार के लोगों को सबसे पहले तो जाम से मुक्ति मिल जाएगी। उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले इस पुल से यात्रा बेहद आसान हो जाएगी, यानी कि विकास की रफ्तार को बल मिलेगा, उसमें रफ्तार आएगी। मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली के लोगों को सबसे अधिक फायदा होगा। गंगा नदी के उस पार से राजधानी पहुंचना यानी पटना पहुंचना आसान हो जाएगा। पटना से उत्तर बिहार होते हुए दूसरे राज्यों तक आना जाना भी बेहद आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खास कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में पटना के प्रवीण कुमार से
उनकी बात हो रही थी। नमो ऐप पर एक सवाल भेजकर प्रवीण ने प्रधानमंत्री से सुझाव मांगा कि आज के समय में बच्चों की सही परवरिश माँ बाप के लिए थोड़ा मुश्किल हो गई है और ऐसे में अभिभावक ये कैसे सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे अच्छी आदतें और अच्छे व्यवहार सीख रहे हैं। जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिभावक कभी भी बच्चों पर अपने मूल्यों को नहीं थोपें और उन्हें अच्छे संस्कार दें। मुझे एक सवाल जो आया है वो नमो ऐप पर आया है, उसका विजुअल मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे वो सवाल अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जरूर आपसे शेयर करूं। पटना से सवाल है, प्रवीण कुमार ने पूछा है, सर आज माँ बाप के लिए बच्चे बड़े करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कारण है आज का जमाना और आज के बच्चे, ऐसे में हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चों का व्यवहार, आदतें और चरित्र अच्छा हो। प्रवीण कुमार एक जागरूक पिता के रूप में शायद मुझे पूछ रहे हैं। बड़ा कठिन सवाल है मेरे लिए। मैं कहूंगा कि पहले तो आप स्वयं चिंतन करें, आत्मचिंतन करें। क्या ऐसा तो नहीं है कि जीवन जीने का जो तरीका आपने चुना है, आप चाहते हैं वैसे ही जिंदगी आपके बच्चे भी जिए और थोड़ा सा भी उनमें बदलाव आता है तो आपको लगता है कि पतन हो रहा है, वैल्यूज का ह्रास हो रहा है। परिवार के संस्कार अच्छे होते हैं तो बुराइयां हावी नहीं होती हैं, लेकिन 19-20 का ही फर्क होता है। बेटे के व्यवहार में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इसलिए हमने जो अपना भाव विश्व बनाया हुआ है वो जब व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तब बच्चों के मन में अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। इसलिए मूल्यों को कभी भी थोपने का प्रयास न करें, मूल्यों को जीकर प्रेरित करने का प्रयास करें। आखिरकार बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, जो आप कहेंगे उसे वो करेंगे या नहीं करेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना होती है कि जो आप कर रहे हैं वो उसे बहुत बारीकी से देखता है और दोहराने के लिए लालायित हो जाता है। और जब आप इन मूल्यों के साथ हमारे इतिहास, हमारे पुराण, हमारे पुरखों की छोटी छोटी बातों को सहजता से जोड़ेंगे तो बच्चे भी प्रेरित होंगे। आचार व्यवहार में उतरना आसान हो जाएगा। तो परीक्षा पर चर्चा चल रही थी और इसके जरिए पीएम ने छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाया। परीक्षा के तनाव को कम करने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की। छात्रों के मन से परीक्षा का डर कैसे खत्म हो इसका भी प्रयास किया गया और परीक्षा को आखिरी पड़ाव न बताकर जिंदगी में आगे बढ़ने की ललक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगाई। अभिभावकों को भी पीएम ने कई टिप्स दिए हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना है। आप अभिभावक नहीं बल्कि एक दोस्त के नाते उससे बात करें, उसके विचारों को जानें। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान बेहद ही महत्वपूर्ण समय पर किया गया और ये आह्वान भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की तरफ से प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। एक कुम्हार की कहानी है जो एक आविष्कारक बन गया और उसने एक ऐसा फ्रिज बनाया जो बिना बिजली के चलता है। 2005 तक मनसुख भाई प्रजापति गुजरात के वांकानेर में एक साधारण कुम्हार थे। स्थिति बदल गई जब उन्हें एक ग्राउंड ब्रेकिंग ग्रीन इनोवेशन का श्रेय दिया गया। एक ऐसा फ्रिज जो बिना बिजली के चलता है, जिसे मिट्टी कूल कहते हैं। मिट्टी कूल पानी को ठंडा रखता है
और इसके अंदर रखी सब्जियां 1 सप्ताह तक चल सकती हैं। यही नहीं, 2010 तक मनसुख भाई प्रजापति ने फोर्ब्स की शीर्ष 7 ग्रामीण उद्यमियों की सूची में खुद को पाया। देश भर में हजारों मिट्टी कूल बिक चुके हैं और ये विदेशों में दुबई और अफ्रीका में भी निर्यात किए जाते हैं। पहले के जमाने में मिट्टी के बर्तन के सब लोग यूज करते थे और यही वापस दिशा में लाने का मेरा एक स्वप्न था। वो एक स्वाभिमान भारत में और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वो लक्ष्य की ओर मैं आया और मुझे इसके लिए राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब ने भी मुझे साइंटिस्ट का बिरुद दिया और पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी पाटिल साहब ने भी मुझे नेशनल अवार्ड दिया। मिट्टी कूल की सफलता से आगे बढ़ते हुए मनसुख भाई प्रजापति ने रसोई में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मिट्टी के उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला विकसित की है। मिट्टी कूल आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है, जिसने स्वाभिमानी तरीके से एक सपने को सच कर दिया। तो भारत से ऐसी ही सफलता की और भी कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ, और खबरें अभी भी जारी। Headline presented by Aisin Guru Cooler.